एक काम करो, देखते हैं इसको, लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो तब तक, मैं क्वेश्चन देख लूंगा। हाँ, फिलहाल 8 करो, लास्ट में देखते हैं इसको वापस। एट वाला करो। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है। ओके, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा है, कैसे निकालोगे? वो भी ग्लूकोज, तो आई तो बनी लेना है, आई तो हमें बनी लेना है ग्लूकोज है, राइट। देखते हैं कैसा है। तो पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, है ना। तो पाई कितना दिया? 7.65, 7.65। आई तो वैसे ही बनाएगा, भूल जाओ। कॉन्सेंट्रेशन हमें पता करना, तो इसको सी रख देते हैं, इसको ऐसे नहीं पता। आर की वैल्यू क्या लेंगे हम? आर की वैल्यू हम 0.082। टेम्परेचर कितना ले लेंगे? 310, 310, ठीक है, 310। चलो इसमें पहले सी निकालो, तो सी कितना आ जाएगा पहले वो करो, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। कितना आ जाएगा? 7.65 डिवाइड बाय दिस नंबर्स, जो भी ये नंबर है। निकालो पहले, सी की वैल्यू बताओ, चलो निकालो, फिर मैं बताता हूँ परसेंटेज बाय वॉल्यूम कैसे निकालोगे। सी की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे पहले। ओके,
आया किसी का? सिर्फ इतना सी निकालो पहले, सिर्फ सी। कितना आया? ओके, एक मिनट। ओके यतीश, देखो सी इतना आया होगा। ठीक है, तो मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूँ, 0.3 समझ के चलो, 0.3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। ओके, हमें पता है कि हमारा सी का आंसर आया। पहले सी को देखते हैं, सी होता क्या है। सी होता क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग होने वाला है ये पूरा होता है। ठीक है, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए? वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। तो सी की वैल्यू हमारी आई 0.3। बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा। हाँ, सी की वैल्यू हमारे आई है 0.3। हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर वेट को उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें यहाँ से W बाय V की वैल्यू कितनी मिली? 0.3 इंटू 180। अभी भी सही नहीं है ये। क्यों? प्रॉब्लम है कि जो वॉल्यूम है ये लीटर में थी, हमें इसको पर 100 ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर 100 ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? पर 100 ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत एक्चुअली कंफ्यूजिंग है, बहुत था, थोड़ा सा बिट कंफ्यूजिंग है। तो W बाय V, हमारा यहाँ से W बाय V आ गया इतना। अभी हमें करना क्या है? एक मिनट, हाँ, ml में कन्वर्ट करना है ना, वो भी 100। जस्ट अ मिनट, 1000 है, तो ऊपर में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें, वेट बाय वॉल्यूम निकालना है ना, एज अ परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सॉरी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा है फिर तो। परसेंटेज बाय वॉल्यूम तो से कैसे करेंगे? जस्ट मिनट, रुको, इसको भी देख जाओ, इसको भी वेट करो, लास्ट में करते हैं इसको। आगे बढ़ो फिलहाल। 9th, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज, ये भी करो। जो नहीं आएगा हम लास्ट में कर देंगे, डोंट वरी, टाइम वेस्ट नहीं करते फिलहाल। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज, इसका आंसर बताओ। डायरेक्ट आंसर है इसका, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक ही आंसर आया, जल्दी बताओ आंसर। जल्दी आंसर बताओ। नहीं, ईशा एक बार चेक करो। वेपर प्रेशर किससे बताया था मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने निकाला तो था, x2, x2 होता है ना? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू किससे आई थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पर यहाँ पर एक मिनट रुको, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, यहाँ पे वेपर प्रेशर पूछा है। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर, खाली वेपर प्रेशर, ऑब्वियसली फिर भी वही होगा, क्योंकि अगर जैसे जैसे हम थोड़ा लॉजिक लगाओ, हमें पता है कि जैसे जैसे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स बढ़ाएंगे, वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होता है। हाँ, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सही बोला। यहाँ पे आंसर आना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बेटर आंसर है। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू, थोड़ा कंफ्यूज किया है इन्होंने। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू जो होती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उन्होंने क्या बोला है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, अब अपना दिमाग लगाओ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर हम सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे, सॉल्यूट अगर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर तो कम हो जाता है, वेपर प्रेशर तो कम हो रहा था, याद है? तो हम बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर आप मोल्स, वेपर प्रेशर, मोल्स बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा बिट ट्रिकी है। हम डायरेक्ट आंसर ए मार्क कर सकते हैं, ए नहीं है आंसर, बी आएगा। समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन? हेलो, यस सर। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखो आप है ना कंसेप्ट पे ध्यान दो, आपको आंसर क्लियर आएगा कंसेप्ट पे। ये थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल इन्होंने आड़ा टेढ़ा किया है, ठीक है, वो भी कर लेंगे दो बारी। तो वेपर प्रेशर जैसे ही क्वेश्चन आता है, पहले आप अपना कंसेप्ट देखो कि हाँ, हम अगर मोल्स बढ़ाते हैं तो उससे होता क्या है वो देखो। मैंने आपको पहले ही बताया था, दो प्रॉपर्टी कम होती है, दो बढ़ती है। फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है ना। तो ऑब्वियसली इन दोनों से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें कम होता है। तो वेपर प्रेशर पूछा है ना, आंसर दूसरा आना चाहिए, सेकंड आंसर आना चाहिए। 10th हमने डिस्कस कर लिया है, 11th क्या है इसमें? ओके, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या था? solubility is equals to directly proportional to pressure over the gas। तो क्या लिखते थे हम? S is equals to KHP। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। एक मिनट रुको, और क्या क्वेश्चन? हाँ ये वाला पहले करो, 12th वाला, चलो फिर हेनरी कांस्टेंट वाला क्वेश्चन करें। ओके, हाँ स्ट्रेट आंसर दिख रहा, बट है इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान से देख लेते एक बार फिर भी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके, फिर तो वही आंसर लग रहा है, यतीश आपका आंसर सही है। ओके, दो लोगों ने आंसर दिया, दोनों का सही है। क्लियर कट दिख रहा है हमें। यूरिया और ग्लूकोज दोनों के दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, राइट? यूरिया और ग्लूकोज दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनमें आई की वैल्यू तो कुछ आ ही नहीं सकती। और एक 0.1 है, एक 0.005 है, सॉरी 0.05 है। तो ऑब्वियसली दोनों आइसोटोनिक कैसे हो सकते हैं? आइसोटोनिक नहीं है दोनों। सी आंसर है, दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलो अभी हेनरी ये वाला क्वेश्चन करो, हेनरीज लॉ। एस दिया है, इजी है, करो इसको। मेरे को लग रहा है इसमें भी गड़बड़ दी है उन्होंने। वो 250 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, हाँ वो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वो गलती से 250 डिग्री सेल्सियस लिखा है, लिखा है ना, हेनरीज कांस्टेंट फॉर अ गैस एट 250 डिग्री सेल्सियस। ऐसे कैसे हो सकता है? पहले टेम्परेचर बताया, फिर दूसरी बार टेम्परेचर चेंज कर दिया। नहीं, वो 25 ही है, ठीक है, वो मिसप्रिंट हुआ रहेगा, इस बुक का भरोसा नहीं है इसमें। तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा। करो सॉल्व। और आपके पास सोल्यूशन बुक भी है, तो उससे भी चेक कर लेना। मुझे जितना लग रहा है टेम्परेचर को चेंज नहीं करते ज्यादातर क्वेश्चंस में। एक मिनट है, शायद हो भी सकता है, रुको। नहीं नहीं, ये न्यू बुक है ना, आइडिया नहीं होती है कि कहाँ पे रॉन्ग है कहाँ पे सही। पढ़ाते वक्त ही पता चलता है कि कहाँ पे रॉन्ग है। पहली वाली बुक में मुझे पूरा आइडिया था कि कहाँ रॉन्ग है कहाँ नहीं। हो सकता है ये रॉन्ग ही है, मोस्टली तो लग रहा है रॉन्ग ही है। आंसर से पता चल जाएगा, निकालो आंसर। फॉर्मूला यही है। ये फॉर्मूला है, एक आंसर आ भी गया। क्या आयुष, देखते हैं। ठीक है, हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है। उन्होंने हेनरी कांस्टेंट कितना दिया है? 0.159। ओके, 0.16 ले लेते हैं, 0.16 है ना, क्रॉस राउंड ऑफ करके। और कितना है? प्रेशर कितना दिया है? 0.164। 0.164 इसको करके देखो कितना आ रहा है आंसर।
है ना। आंसर क्या आएगा इसका, आई थिंक आ गया होगा। और थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं हम कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, है ना 256। तो ऑब्वियसली आंसर 0.026 ही होगा, करीब करीब वही है, आंसर सी है। चलो वापस उस पर आ जाते हैं, हमारा जो बाकी रह गया अब उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते क्या है उसमें। पहले हम ये वाला देखते हैं, लिविंग सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक विद 0.3 मोलर शुगर सॉल्यूशन। ये आइडिया देख के क्या करने की कोशिश कर, कंफ्यूज कर रहा है। व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्स व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन 0.1 मोलर KCl solution at body temperature. What osmotic pressure develops, ठीक है चलो ट्राई करते हैं वापस। तो पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई हो जाएगा 2, सी आ जाएगा 0.1, आर हो जाएगा 0.08, टेम्परेचर आ जाएगा 37 यानी 310। शायद हमने ये गलती की होगी, मैंने 37 लिखवा दिया था आपसे, बट एक्चुअली होगा 310 क्योंकि केल्विन में लेना होता है ना, केल्विन में लेना होता है, और केल्विन में कितना हो जाएगा 310। अभी करके देखो कितना आ रहा है। अभी देखो कितना आ रहा है। ओके जस्ट अ मिनट। तो वही आंसर है ना, ये आंसर है। मतलब हमने गलती की थी, 37 डिग्री नहीं रख सकते, ऑब्वियसली टेम्परेचर हमें केल्विन में रखना होता है। केल्विन बॉडी टेम्परेचर अगर कभी भी बोले तो याद रखना 310 केल्विन लेना, 310 केल्विन अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो। ठीक है तो ये तो हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पता नहीं सही भी है या नहीं, तो देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ब्लड इज 7.6 at 310 केल्विन। तो सॉल्यूशन इसमें मोलैरिटी यूज होता है। वॉल्यूम फाइंड करके भी क्या कर लेंगे, रुको। An aqueous solution of glucose isotonic with the blood has a percentage by volume। मतलब क्या फाइंड करना है, वेट बाय वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करना है। बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही फाइंड करने बोल रहा होगा, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। एक मिनट रुको, ग्लूकोज का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एक काम करते हैं इसको अगले क्लास में ही करते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ इस पर, और आप लोग अपनी बुक में देख के आना क्या है इसमें, मिले तो मुझे बताना, ठीक है। तो हमारे सब क्वेश्चन हो गए सिर्फ इसको छोड़ के, 8th को छोड़ के। नेक्स्ट उसके बाद ये सब आप कर लेना। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो 7th, अच्छा क्वेश्चन है ना। Which of the following solution will have highest depression in freezing point? Higher freezing point depression। इसका मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन किस में होगा, इन शॉर्ट, है ना। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब यही होता है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब होता है सबसे ज्यादा डिप्रेशन किस में होगा, इसका मतलब सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसकी है, इन शॉर्ट, है ना। आई होप आपको समझ में आया। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इनफैक्ट आप वैसे भी देख सकते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, उसके आगे हायर लगा हुआ है, इसका मतलब है जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही होगा। तो पहले वाला है 0.1 इंटू 2, तो 0.2 हो जाएगा। दूसरे के वाले के लिए होगा 0.05 इंटू 5, 0.25 हो जाएगा। बी आंसर आएगा। समझ में आया, इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। प्लीज आप एक बार ये देखना आप लोग के, उसकी आपकी जो आपके पास नोट्स है उसमें भी कि कुछ कुछ चेंजेस तो नहीं है इसमें, और मैं भी ट्राई कर लूंगा एक बार, ठीक है। हो सकता है हमसे कोई गड़बड़ हुई हो, बाकी हाँ इधर बहुत सारे क्वेश्चंस है,
ये इधर बहुत सारे क्वेश्चन है, ये प्लीज आप होमवर्क करो जितना इसमें से हो सके आपसे, फिर क्योंकि इसमें डाउट आएगा तो मुझे बताना कि ये वाला नहीं समझ में आया, तो वही हम सॉल्व करेंगे। इतना सब सॉल्व करने नहीं बैठ सकते, इतना टाइम नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन करें, तो बेटर है आप ये करो पूरा। क्या क्वेश्चन है? हाँ, the osmotic pressure of CaCl2 and urea of the solution, urea solution of same concentration at the same temperature are respectively this and this. Calculate Van't factor for okay प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है उन्होंने, वेंट ऑफ फैक्टर निकाले। ये तो इजी है, चलो ये करो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ, ये करो एक बार ट्राई। या अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके ऊपर बेस्ड है। हाँ, ये इजीली हो जाएगा, वैसे ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। आया किसी का? तो क्या करोगे सबसे पहले, कर रहे हो या फिर मैं बताऊँ? आया क्या किसी का आंसर? ओके, देखते चेक करते हैं। ओके, दो लोगों ने बोला तो आंसर सही हो भी सकता है, सही है। चलो ट्राई करते हैं। क्या करोगे आप इसमें, आप सबसे पहले यूरिया लो, तो यूरिया, यूरिया के लिए हम ये निकालते हैं, पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, राइट। तो उसका कितना दिया है उन्होंने, 0.245, तो 0.245, आई तो 1 होगा, तो लिखते ही नहीं है, यूरिया है ना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया उसको ऐसे लिख लो, है ना। आर तो सबके लिए सेम होता है, टी भी सब इसके बोला है सेम है, तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। ओके, CuCl2, CaCl2, अभी क्या करना है हमें वापस, आई इज इक्वल्स टू, एकदम इजी है, आई सॉरी, पाई इज इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ओके, तो पाई तो दिया है, तो पाई की वैल्यू लिख लोगे, आई पता करना है, और सी इंटू आर इंटू टी की वैल्यू क्या लगोगे, ये जो भी ऊपर निकाली आपने, ऊपर आपने सी इंटू आर इंटू टी की वैल्यू क्या निकाली, 0.245, पाई दिया है, तो इन शॉर्ट आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, एक्चुअली इन दोनों को डिवाइड करना है, ऊपर कौन रहेगा 0.6, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 0.6, आपका आंसर क्या है, 0.4, ये आंसर होना चाहिए।
है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो आप लोगों ने बोला है सही है, आंसर आएगा 2.4। ठीक है, समझ में आ गया ना। बोला ना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई डाउट नहीं आएगा आपको। मोस्टली तो मैंने सिखाया उसके हिसाब से कोई डाउट तो नहीं आएगा। कुछ आड़ा टेढ़ा बहुत ही घुमा दिया तो कंफ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज मोस्टली तो नहीं हो। क्लियर है इतना? किसी को डाउट है यहाँ पर पूरे चैप्टर में अभी तक? किसी ने रिवाइज किया हो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। नो सर। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन हमारा बचा है, वो आप लोग चेक भी करोगे कि वहाँ पे क्या इशू हुआ है। मुझे देखने तो इसमें और कौन सा चैप्टर लेना है अभी आपको नेक्स्ट, वो बताओ। चलो, कौन सा पढ़ना है आप लोगों को नेक्स्ट? पिछली बार आपने कुछ तो बोला था ना, सॉलिड स्टेट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, अभी देखो दो अलग अलग चैप्टर हैं। मैं आपको अपनी अपनी बात बताता हूँ। मैं नॉर्मली 12th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेता हूँ, है ना, बट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट भी कर लेंगे, सॉलिड स्टेट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ है, तो उसको हम अच्छे से कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको क्यों बोल रहा था कि मुझे अपने बारे में बताना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसको मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करते थे अपने टाइम। पढ़ा है मैंने बहुत बार, जमता भी है। अब आपके ऊपर है, आप लोगों को कितना जमता है कितना नहीं जमता है। मोस्टली मैं ही लूंगा, अगर कोई और टीचर ले लेंगे तो वो ले सकते हैं, ठीक है। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम ज़्यादा बेटर ले पाएंगे। सॉलिड स्टेट के अंदर एक प्रॉब्लम ये है ना कि सॉलिड स्टेट को यहाँ ऐसे समझाना और मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सॉलिड स्टेट के लिए 3 डायमेंशनल चीज़ है, क्लास में भी समझाना मुश्किल हो जाता है एक तरह से, तो इसमें समझाना और डिफिकल्ट होगा। पढ़ाऊंगा मैं ही सॉलिड स्टेट, क्योंकि पिछले साल मैंने ही पढ़ाया है हम लोग को। तो इशू ये है सॉलिड स्टेट में, मतलब ऐसे ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है सॉलिड स्टेट, अगर एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो बेटर है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लें। देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना बड़ा है, किस तरह से दिया हुआ है। तो यार वो लाइन कहाँ गई, इससे तुरंत डायरेक्ट जा सकते हैं। कुछ चेंजेस है क्या? एक मिनट रुक जाओ। मोस्टली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। किसी और को कोई और चैप्टर चाहिए तो बताओ। आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हो गया। थर्मोडायनामिक्स? हाँ वो सर। भी हो गया। वो भी हो गया। देखो आप, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, चलेगा। काफी बड़ा चैप्टर है ये भी, बट हो जाएगा, काफी बड़ा है। ओके, तो अभी तो चार्ट करके मतलब नहीं है अभी, वैसे भी क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया और अभी इंट्रोडक्शन करके भी क्या मतलब नहीं है, तो हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। आपका होमवर्क यही है कि आप इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ो, और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे डेफिनेटली बताओ। और वो क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन को जरूर आप एक बार बुक में से देखना, कुछ चेंजेस दिए हैं या कुछ है तो मुझे बताना, मैं भी एक बार देख लूंगा, आपको अगले क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, यस सर। तो अगर आपको और भी कोई भी डाउट आया है किसी टॉपिक में, प्लीज पढ़ लेना। हमने इतना मेहनत करके पढ़ा है अच्छे से, तो प्लीज हो सके तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। मोस्टली वो चैप्टर काफी ईजी है, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंपेयर करें तो काफी ईजी चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा अलग है, तो थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगेगा, बट अच्छे से समझोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है वो भी। मुझे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में अपने टाइम में सबसे ज्यादा टफ कोई चैप्टर लगता था तो वो सॉलिड स्टेट ही था। है टफ नहीं है चैप्टर, इजी है, थोड़ा ओरिएंटेशन चाहिए उसके लिए अच्छे से, थोड़ा 3 डायमेंशनल है। आपको इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए आपका, अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा तो समझाना ईजी है और समझना भी ईजी है। तो वो एक प्रॉब्लम है सॉलिड स्टेट के अंदर। मुझे कुछ ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको नहीं समझा सकता, समझाने के लिए समझा दूंगा मैं आपको अच्छे से, पर आपको भी समझ में आना चाहिए।
ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम होती है, 3 डायमेंशनली अज्यूम करना आना चाहिए, और यहाँ बताना तो और मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए सॉलिड स्टेट फिलहाल रखते साइड में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेते। ठीक है, चलो बाय। बाय सर। प्लीज कर लेना, प्लीज वो Bye, सब sir. चैप्टर अच्छे से कर लेना, कुछ भी डाउट आएगा तो मुझे बता देना, इजी चैप्टर है वो। तो अब तक हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव। ठीक है, चलो बाय। बाय सर।